Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the same topic, resources of Pakistan and their roles. Inshallah Taala, I will continue this topic from where I left it. So let me reach at that point. Okay, so we have discussed till factors that determine the human capital, and now I have the new slide, which is importance of human capital. So today we will discuss from this slide importance of human capital. So what is human capital's importance? First one is structural unemployment. Okay, so here is individuals whose human capital is inappropriate for modern employers may struggle to gain employment. A major issue in modern economies is that rapid deindustrialization has left many manual workers struggling to thrive in a very different labor market. Okay, so beta यहाँ पर ये है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है हमारे यहाँ जो है जो वो इकोनॉमीज जो हैं जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज है वो उनके जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज होते हैं एंड इन दिस वे वी विल लूज आवर एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की वो यही है कि हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और यहाँ पर जो है हमें लेबर फोर्सेस को एफिशिएंट बनाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है, now the second one is quality of employment. Because as I told you that there are three types of labor forces: skillful, semi skillful, ठीक है, and low skillful. ठीक है, so beta we have need of three of them. Now in the modern economy there is an increasing divergence between low skilled, low paid temporary jobs or high skilled and creative workers have increased opportunities for self employment or good employment contracts. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अगर हमें बढ़ाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है उनकी रिम्यूनरेशन को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा हाई करना होगा. इसके अलावा हमें उनके अंदर ऐसी स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो इंक्लूड करनी होगी. दैन इन दिस वे वी विल गेट द क्वालिटी वाइज एम्प्लॉयर्स. ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस का सेकेंड रोल है. नाउ द थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. ओके, तो बेटा अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमारा अगर किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो एफिशिएंट है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, ठीक है, और एजुकेटेड भी है. ठीक है, तो अगर इस तरह के लेबर फोर्स की क्वालिटी होगी तो इन दिस वे एनी इकोनॉमी विल गेट द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी लेवल हायर. ठीक है, दे विल अचीव द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी लेवल इन द हाई लेवल एंड ऑप्टिमम लेवल. तो यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए सबसे पहली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस की होती है. ठीक है, इफ वी डू नॉट हैव द एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस सो वी कैन नॉट गेट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ, economic growth or development. ठीक है, so here is written that long term economic growth depends increasingly on improvement in human capital. Better educated, innovative and creative workforces can help in increase labor productivity and economic ग्रोथ. ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि आपको अगर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक की ग्रोथ देखनी है तो आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करनी है? अपनी ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस पे करनी है. उनकी एजुकेशन को जो है आपको और ज़्यादा बेटर करना है, उनकी इनोवेशन लेवल, क्रिएटिव वर्क फोर्स बनाना है उन्हें, उनका जो थिंकिंग लेवल है उसको बहुत ज़्यादा हाई करना है, इन्हांस करना है. ठीक है, it will inshallah taala help to increase the labor productivity and economic growth as well. ठीक है, now the next one is human capital flight. अच्छा, अगर मैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट की बात करूं तो अगर हम पाकिस्तान के ही कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो देयर आर मैनी ऑफ द पीपल विलिंग टू फ्लाइट ओवर द अनदर वन कंट्री एंड दे वांट टू वर्क द अनदर कंट्री. ठीक है, और फॉरेन कंट्री. क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो स्किल्स हैं, हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारी जो स्ट्रगल है उसकी जो पे है, जो रिम्यूनरेशन है वो उसकी इक्वलेंट नहीं मिलती जितना आप वर्क
जो अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पर लगाते हो कंपैरेटिवली अनदर वन कंट्री। आप अगर फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो वहाँ पर आपने जो अपनी स्किल्स होती हैं अगर वो इनपुट की होती हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको जो रिम्यूनरेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट होना शुरू हो जाती है और इस तरह से भी एक इकोनॉमी जो होती है वो अपनी कंट्री से तमाम एफिशिएंट लेबर फोर्सेस को जो है वो जाता हुआ देख रही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम लेवल को बहुत ज़्यादा लो रखा होता है, ठीक है। हियर इज एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जैसे आप सबको पता है कि भाई ग्लोबलाइजेशन का एरा है एंड ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द वर्कर हैव एनेबल्ड स्किल्ड वर्कर्स टू मूव फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज टू हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो अब क्या होता है, आप यही देखते हो कि अगर कोई बहुत स्किलफुल लेबर है किसी भी वॉट एवर इन एनी फील्ड, दे आर स्किलफुल, so they move from the low income countries to the higher income countries, ठीक है। This can have adverse effects of for developing economies who lose their best human capital, ठीक है। बेटा अब आप अगर एक बात तरह कंसीडर करें तो अगर जब आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो अगर हमारे अपने कंट्री में इतने एफिशिएंट और ह्यूमन कैपिटल होंगे तो हमें कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो वी विल बेयर द हायर कॉस्ट, ठीक है। हमें ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली कि हमारे अपने कंट्री में वी विल गेट द एफिशिएंट ह्यूमन फोर्सेस, ठीक है। तो इस बात को कंसीडर रखना चाहिए, अदरवाइज अगर ऐसा कंसीडर ना रखा गया किसी भी कंट्री में तो उस कंट्री की इकोनॉमी से जो भी ह्यूमन कैपिटल होंगे एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल वो फ्लाई ओवर हो जाएंगे टू द अनदर वन country, ठीक है, where they will get the higher income comparatively to their own country, ठीक है। तो ये जो है एक एडवर्स इफेक्ट होता है किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमीज में कि वहाँ के जो ह्यूमन कैपिटल होते हैं, जो बेस्ट ह्यूमन कैपिटल होते हैं, वो उनको लॉस्ट कर दे और वो ह्यूमन कैपिटल मूव ओवर हो जाए टू द अनदर वन कंट्री। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेड रॉ मटेरियल। अच्छा, इसकी मैं अगर बात करूं आपसे तो इसकी इंपॉर्टेंस ह्यूमन कैपिटल में कुछ इस तरह से है। बेटा मैंने जब आपको ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल एक वो रिसोर्स है किसी भी कंट्री की कि अगर वो एफिशिएंट है सो वी कैन मैनेज द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी इकोनॉमी, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे नेचुरल रिसोर्सेज बट हमारे पास एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल होगा सो वी कैन मेक आवर कंट्री अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। हम बना सकते हैं अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड कंट्री, लाइक फॉर एग्जाम्पल जापान, ताइवान एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये सब क्या है, ये वो कंट्रीज है जहाँ पर जो है वर्कफोर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है बट वहाँ पर जो हम उनके जो वर्कफोर्स है वो हाईली स्किल्ड है, इनोवेटिव वर्कफोर्स है, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी एफिशिएंसी को उसमें इनपुट करके, इनोवेशन को अपनी इनपुट करके, अपनी हाईली स्किल्ड और एजुकेशन को इनपुट करके वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर एनी कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी where there are the limited natural resources or raw materials, okay। Now the next one is sustainability। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है बेटा यहाँ पर सॉरी, व्हाट वी लीव टू फ्यूचर जनरेशन, हम क्या लीव कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। वेदर वी लीव इनफ रिसोर्सेज ऑफ ऑल काइंड्स टू प्रोवाइड देम विद द अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट एज लार्जर एज द वन वी हैव हैड आवरसेल्फ, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो हम अपने फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, लाइक अभी हम जो अपने करंट एरा के लिए हम इतना फोकस में हैं और हम उसके लिए डेवलपिंग कर रहे हैं, और अगर हम डेवलप्ड हो जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचें कि इन फ्यूचर हमारा क्या है, ठीक है। और हमने जो रिसोर्सेज है वॉट एवर इट इज द ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज, तो हम अपनी फ्यूचर और जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस वेरी एफिशिएंट, एजुकेटेड, इनोवेटिव, वर्क स्ट्रगलर, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की वर्क ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस जो होंगी वो एफिशिएंट होंगी तो देन दिस कंट्री विल बी अ डेवलप्ड कंट्री इन फ्यूचर एज वेल एज इन प्रेजेंट एज वेल एज इन पास्ट, ओके। So these are the all the importance of human capital as I told you. Now I am moving to the problems of human capital formation in LDC means less development countries or lower developing countries, ठीक है। तो बेटा अब हमने बात करनी है, अभी तक हमने बात की ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है, कि अगर ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट है तो
आपकी इकोनॉमी किस तरह से बूम कर सकती है और अचीव कर सकती है अपनी डेवलपमेंट को। बट ह्यूमन कैपिटल फोर्सेस को आपको गेट करने के लिए बहुत सारी इश्यूज और हर्डल्स होती हैं, वो भी फेस करने होते हैं। एंड व्हाट आर दे? I am explaining it one by one. The first one is faster increase in population. ठीक है। अच्छा, फास्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन की जहाँ तक बात है तो बेटा यहाँ पर यह है कि अगर कोई कंट्री चाहे तो अपनी पॉपुलेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उसको जो है एफिशिएंट वर्कफोर्स की सूरत में भी चेंज कर सकता है। ठीक है। लेकिन जहाँ पर ग्रोथ रेट जो होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो फास्टर होगा बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर आपके पास जो है लेबर फोर्स जो है वो एफिशिएंट तैयार नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको अपनी लेबर फोर्स पे। ठीक है। तो आप कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे, किन किन लोगों पे इन्वेस्टमेंट करोगे, किसको एजुकेशन दोगे, ठीक है, किन किन को ट्रेनिंग दोगे। ठीक है। तो ये एक तरह से समटाइम्स ऐसा होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फास्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो होती है वो हर्डल बन जाती है किसी भी कंट्री का, कि वहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होते चले जा रहे हैं और लेबर फोर्स जो है, जो आपके इकोनॉमी को एक एफिशिएंट लेबर फोर्सेस चाहिए, वो कंपैरेटिवली लेसर होते हैं कंपेयर टू योर पॉपुलेशन वेट। ठीक है। द सेकंड वन इज डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। ओके, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि डिफेक्टिव पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है हमारे पास। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो लेस डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये हो रहा होता है कि आपकी एजुकेशनल सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपके पास के जो बच्चे जो टैलेंटेड हैं और जो है जो स्ट्रगलर हैं और जिनका कोई मोटिव होता है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो हायर एजुकेशन जो है वो गेट कर सकें, वो अपने अंदर इतनी एक्सपर्टीज जो है बाय एजुकेशन पैदा कर सकें, इन्हेंस कर सकें, कि वो एक जो है वो एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल के तौर पर जो है अपनी कंट्री को सर्व करें। ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिफेक्टिव पैटर्न है इन्वेस्टमेंट का इन एजुकेशनल एरियाज में। जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहाँ सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स जो है हमारी वो इनएफिशिएंट इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन जो है वो फ्री नहीं होती। लोगों को एजुकेशन गेट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इंडिविजुअल बेस पे, और जो कि लेस डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे आपको पता है कि पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन फॉर देयर पीपल, फॉर देयर चिल्ड्रन, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशनल डिस्टेंस और गैप्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल होता है उसको अवेयरनेस ही नहीं रहती कि क्या न्यू टेक्नोलॉजी है और हाउ टू यूज इट। तो in this way I can say that it is also a problem that we are not investing in our educational sectors in a proper way that it is required। ठीक है। ये मैं उनकी बात करें जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है। उनका यही क्राइटेरिया है कि वो एजुकेशनल सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, या तो करते हैं तो वो इस तरह से डिफेक्टेड होती है कि वो पुअरर्स को जो है वो सही से गेट नहीं कर पाते वो इस चीज़ को, और जो अफोर्ड नहीं कर पाते फीसेस और हाई फीसेस वगैरह, तो वो बच्चे फिर क्या होता है कि वो एजुकेशन की तरफ जब जाते ही नहीं है तो उनको आगे का कुछ पता ही नहीं होता कि हाउ टू इंक्रीज आवर एफिशिएंसी बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ठीक है। द थर्ड वन इज मोर स्ट्रेस ऑन द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, एनहांस करने के लिए जो थर्ड वन प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की। ठीक है। टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, इनोवेट हो चुकी है, ठीक है, वर्ल्ड में, बट लेस डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जो है अनेबल है टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ठीक है। या फिर आपको जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि जहाँ पर आपको, या एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल रही है आपको कि आप अपनी एक्सपर्टीज को शो कर सको, आप उसको जो है वो प्रूव कर सको। ठीक है। मोर स्ट्रेस क्या होता है कि आप बिल्डिंग और इक्विपमेंट में आपको वो फैसिलिटीज ही नहीं दी जाती कि आप जो हो अपनी एफिशिएंसीज को जो है वो टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके लोगों को कुछ दिखा सको, आप एज एन एफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल के तौर पर अपनी कंट्री को सर्व कर सको। ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो अ ग्रेट हर्डल इन आवर लेस डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फैसिलिटीज। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी बहुत ज़्यादा जो है कंसीडरेबल है कि लेस डेवलपिंग कंट्रीज में जो है थिंक ग्रीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लेसर होता चला जा रहा है। अब उससे ये होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पर जो है वो ऐसी फिक्स्ड एसेट्स यूज़ किए जाते हैं जो डेप्रिशिएट हो गए होते हैं पूरे फुली, और वो बहुत मुश्किलों से चल रहे होते हैं। उनकी जो गैसेस होती हैं, उनका जो
फ्यूल होता है वो, और उसकी जो उस एरिया का सर्कमस्टेंसेस जो होता है वो इतना ज़्यादा जो है डैमेज हो चुका होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे जो है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इकोनॉमी है या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है, वहाँ के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ओनर्स, वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं अगर वो इस तरह से अब्यूज़ करेंगे अपनी हेल्थ को। ठीक है, और जो है वो अगर फिक्स्ड एसेट्स जो हैं जो कि अब अबॉलिश्ड हो जाने चाहिए और फिर भी उसको फर्दर यूटिलाइज किया जा रहा है, उसमें से जो धुआं निकल रहा है जो खतरनाक है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट कर रहा है, वो इनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्टेड होता है। तो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता, थिंक ग्रीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, और इससे ये होता है कि फिर लेबर फोर्सेस जो होती हैं दिन ब दिन वही पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहते हुए जो है वो अपनी हेल्थ जो है वो लूज़ करना शुरू कर देती हैं, और फिर वो उस तरह से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाती जिस तरह से उन्हें प्रॉपर वे में करना चाहिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज नो फैसिलिटीज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेस डेवलपिंग कंट्रीज में अनदर वन जो हर्डल आती है वो आती है जॉब ट्रेनिंग की। ठीक है, आपने जो है रिक्रूट किया एक एम्प्लॉय को, उसकी मास्टर्स डिग्री देखी, उसको देखा कैपेबल है वो पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उसको हायर कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है उसको आपने 10 साल 20 साल तक उसी सीट पे रखा और उसको जो है आपने उसके ही जो ट्रेडिशनल पैटर्न पे वर्क करने को अलाउ कर दिया। ठीक है, अब इस 10 साल 20 साल में जो बीच में जो एडवांसमेंट आई है, ट्रेनिंग्स, टेक्नोलॉजीज आई हैं, आपने उसके बारे में उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ, उसकी जो एफिशिएंसी थी वर्क करने की वो कम होती चली गई, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अब टेक्नोलॉजिकल दौर है, अब मैनुअल वर्क से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाता है, और टेक्नोलॉजी ने हमारे तमाम कामों को बहुत ज़्यादा ईजियर कर दिया है, सिंपलेस्ट कर दिया है, एज वेल एज हमारा टाइम भी वो बचा रहा है। ठीक है, बट अगर किसी हमारे एम्प्लॉय को ये पता ही नहीं होगा हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो फिर वो जो है अपने बिजनेस में वो प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आ सकता या इंक्रीज नहीं कर सकता प्रोडक्टिविटी लेवल को जिस तरह से उसको करना चाहिए इस एरा के पेस पे रहते हुए। ठीक है, so there is a lacking in the job training in any less developing countries, that they do not train their labor forces or workforces to facilitate their economy or to achieve the economic growth. Okay, now the next one is study program for adult. If I talk about the adults, so there must be a study program for them, and it is also related to the previous one slide, that no facility on the job training. So वो adults जिनको पता ही नहीं है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या trainings आ रही हैं, कौन सा program use हो रहा है, उनको उसके बारे में knowledge देना, it is also a very important, but it is also a great problem in less developing countries. Okay, the next one is neglect of agricultural education. अच्छा, एग्रीकल्चरल एजुकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो गई हैं। अब ट्रेडिशंस जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग वगैरह से भी हम आगे निकल चुके हैं, अब टेक्नोलॉजिकल फार्मिंग में आ गए हैं, हम मॉडर्न फार्मिंग में आ गए हैं। इसके अलावा भी बेइंतहा ऐसी चीज़ें हैं कि अब प्रॉपर एजुकेशनल जो है सिस्टम ओपन कर दिया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, और लेकिन हम जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है एग्रीकल्चरल एजुकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं दी जाती है और ना उसको कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान प्रीवियस एरास में जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जो है वो प्रमोट होता था, और वो अपने कंट्री का जीडीपी जो है वो ग्रेटर अमाउंट जो थी वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो है वो गेट करता था। बट ना, अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है फॉर द अर्निंग ऑफ और टू हेल्प द अर्निंग ऑफ जीडीपी। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चरल एजुकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया गया है, लोगों को कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि हाउ टू गेट एग्रीकल्चरल एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है, डिफरेंट मैथड्स के बारे में पता चलता है कि हाउ टू कल्टिवेट पर्टिकुलर थिंग्स, सो इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। ओके, तो यहाँ लेस डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है एग्रीकल्चरल एजुकेशन को एज वेल। ठीक है, now there are the importance of human capital on social and economic development. ठीक है, अगर मैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के परसेप्शन से बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल की।
which is the human capital as a creative and productive resources. अगर मैं अपनी social और economic development की बात करूँ, not particularize the industrial sector, just all the economy और social system, तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपने economy में और अपनी society में जो है एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार कर रहे होते हैं जो कि क्रिएटिव भी होती है एंड प्रोडक्टिव भी होती है, ठीक है। तो एक ऐसी वर्कफोर्स हम तैयार कर रहे होते हैं जो हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है और हमारी सोसाइटी में भी उसका एक नाम हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज राइज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। बेटा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये होती है बेटा कि आपने जो भी आपने लोन लेकर इन्वेस्टमेंट की है, अपने कैपिटल लगाया है, अब आपको उस लोन के लिए पे ऑफ करना होगा डेट को, इंटरेस्ट को, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट में लगाया है पैसा, तो आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना मिल रहा है या उससे ग्रेटर अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको जितना आपको डेट में पे करना है उससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड दैट राइज इन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। और ये राइज अगर बढ़ता चल जाए डे बाय डे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर एनी इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन लोन्स, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर फॉरेन लोन्स लेके पता नहीं कहाँ चले जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली फॉरेन लोन्स किस लिए होता है? फॉरेन लोन्स होते ही इसलिए हैं कि आप उसको पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओ, इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में लगाओ, हॉस्पिटलाइजेशन क्रिएट करो, एजुकेशनल सेक्टर्स को क्रिएट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करो। तो इन तमाम चीजों के लिए होता है हमारा फॉरेन लोन्स, ठीक है। एंड वी शुड यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर वे, देन वी विल गेट आवर इकोनॉमी डेवलप्ड और गेट इट्स ग्रोथ अचीव, ठीक है। तो हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन लोन्स जो है वो बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। द नेक्स्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर। अगर मैं आपसे चाइना की बात करूं तो चाइना में नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हाई है, ठीक है। वहाँ का रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, लेकिन अगर मैं उसकी एफिशिएंसी की बात करूं, वहाँ की मैन पावर की बात करूं, तो आपको ये पता चलेगा कि बेटा यहाँ वहाँ पर जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल और एफिशिएंट है। यानी चाइनीज़ ने क्या किया है, चाइनीज़ ने अपनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो इंक्रीज किए हैं, बट उसके साइड बाय साइड क्या किया है, उन्होंने हर एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन के पर्सन को उन्होंने एफिशिएंट, एजुकेटेड, इनोवेटिव, क्रिएटिव बनाया, ठीक है। और यही उनकी जो है वो रीज़न है उनकी डेवलपमेंट का, उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट कर रही है, उसका रीज़न ही यही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सोशल, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे मैं बात कर रही थी आपको कि किसी भी इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में थिंक ग्रीन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थिंक ग्रीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो हो अपने फिक्स्ड एसेट्स को जो है प्रॉपर यूटिलाइज करो, एंड व्हेन यू रियलाइज दैट इट शुड बी डिस्कार्ड, सो यू शुड डिस्कार्ड इट एंड बाय द न्यू वन एंड प्लांट द न्यू वन, ठीक है। तो आपको अगर लगता है ऐसा कि भाई ये डिस्कार्ड करने के लायक हो गया है और हमें अब दूसरे की जरूरत है, तो यू शुड डू इट, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट होगा, आपके वर्कर्स जो होंगे वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो क्या होते हैं, अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस वे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ओके। नाउ द सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस में बेटा इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि सोशल चेंजेस इसलिए हो जाती है जब आपके यहाँ ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सोशल चेंजेस भी आती हैं, ठीक है। आपका जो पर पर्सन होम होता है और पर कैपिटा इनकम होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जिससे क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और आपकी सोसाइटी में एक एडवांसमेंट आती है, ठीक है, चेंजेस आती हैं। और जाहिर सी बात है जब आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, आपके यहाँ जो है आपके कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छा होगा, तो आपके हर घर में खुशहाली भी होगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज इज लाइक इन्वेस्टिंग इन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो मीन्स कि आपने रिसोर्सेज किसी भी कंट्री के तमाम रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट चीज पे आपने रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। अब वो किस तरह से होता है, इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कि हम किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो ये इस तरह से कि हम इंक्रीज करें एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को। अब एक बात ले लेते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, और मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आपको यहाँ पर हायर किया है किसी भी
सैलरी पैकेज पे, ठीक है। एंड देन मैं कहती हूँ आपको कि आपके 3 मंथ्स के बाद आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए मैं आपकी सैलरी जो है वो डबल भी कर सकती हूँ और कुछ परसेंटेज बता दी कि मैंने इतना परसेंट इंक्रीज कर देना है। बट अगर आपकी एफिशिएंसी मुझे अच्छी लगी और इंक्रीज हुई तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स if the employer realize that you did very well or you are efficient, तो क्या होगा, वो आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर देगा एंड इन दिस वे यू विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। और इस तरह क्या होगा, आप सेटिस्फाइड हो जाओगे और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर आप जितना इनपुट दोगे आपको उतना ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा और इंक्रीज होगा आपका सैलरी पैकेज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है आपकी इन्वेस्टमेंट में कि आप एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करो, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, आपकी पूरी इकोनॉमी जो होगी, आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो बहुत ज्यादा स्मूथली और बहुत एफिशिएंटली चलेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंप्रूव रिटेंशन ऑफ रेट्स, ठीक है। रिटेंशन रेट्स का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को रोकना, ठीक है। अच्छा देखिए, होता ये है कि आप के यहाँ एक हमारे, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो होता ये है कि डिफरेंट कंपनीज हैं, एक एम्प्लॉय एक जगह काम करता है, वो करता रहता है एंड सो ऑन, ही कंटिन्यूज हिज जॉब। उसके बाद इसकी सैलरी क्या होती है, आफ्टर 1 ईयर 1,000 रुपीज बढ़ रही है, 2,000 रुपीज बढ़ रही है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम ही सर्च द अनदर वन जॉब, वो क्या करता है, दूसरी जॉब सर्च करता है। उससे क्या होता है, उसको पता चलता है अच्छा अभी मैं लेट सपोज 50,000 पे अर्न कर वो जॉब कर रहा हूँ और अपकमिंग जो ईयर आएगा उसमें मेरी लेट सपोज 55,000 हो जाएगी, 5,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, बट अनदर वन ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर मी 80,000 रुपीज। तो इससे क्या होगा, वो क्या करेगा, स्विच कर जाएगा। बट अगर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो अपने एम्प्लॉय को रिटेन करके रखेगी, कभी उसको आगे जाने नहीं देगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को मार्केट लेवल से ज्यादा या मार्केट लेवल तक का जो है वो सैलरी पैकेज जो है वो हमेशा उसको अलाउ करेगी, ताकि उसकी जो ह्यूमन पावर होगी वो कहीं और डाइवर्ट ना हो जाए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ह्यूमन पावर बहुत अच्छे से जान रही है, उसका एक्सपीरियंस है वहां पर, उससे ज्यादा एफिशिएंटली कोई वर्क नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव इट्स रिटेंशन रेट्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज डेवलप एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अच्छा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस तरह से है, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ना यहाँ पर डिटेल में बता दिया आप लोगों को, थोड़ा सही है, डिटेल भी दी है। आप लोग अगर चाहो तो इससे भी जो है नोट्स बना सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड वन, डेवलप एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट किस तरह से हो सकती है, आपने आपने जो हायर किया है एम्प्लॉयज को, अब आप उनको इंगेज रखो। इंगेज किस तरह से रखोगे, उनकी कैरियर काउंसलिंग करो, उनको डिफरेंट मल्टीपल ट्रेनिंग्स दो, ठीक है। उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, वो बोलेंगे कि हम एक एसेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे एसेट्स को इंक्रीमेंट लगता चला जा रहा है, हम अप्रिशिएट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। किस तरह से हो रहे हैं, हमारी कैरियर काउंसलिंग हो रही है, सही, हमारे अंदर हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, हमें ट्रेनिंग्स दी जा रही है, हमें टेक्नोलॉजी से नो हाउ किया जा रहा है। तो डेवलप एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत ज्यादा कंपलसरी होती है किसी भी इकोनॉमी में फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है। आइडियली ईच बिजनेस शुड आस्क इट्स वर्कर्स what areas they want to develop and then offer opportunities in those areas, है ना। तो अब आप हो, आपने अगर एक लेट सपोज एक एचआर के बंदे को जो है वो एचआर से रिलेटेड एक ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर आपको आउटकम भी उसी तरह से देगा, उस ट्रेनिंग के बाद उसकी एफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हुई भी होगी एंड यू ही विल सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन मोर बेटर वे देन बिफोर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डेवलप क्लाइंट एंगेजमेंट। अच्छा, यहाँ बहुत मजे की बात है, इसमें मैं अगर आपको एक बैंक की मिसाल दूं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि क्लाइंट की एंगेजमेंट कैसे होती है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखोगे और आप उनको जो है ट्रेनिंग्स दोगे, उनकी सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखोगे, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो आपके कस्टमर से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर मैं ब्रांच बैंकिंग की बात करूँ तो ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है कि आपका जो फेस होता है आपके बैंक का, वो एम्प्लॉयज होता है, आपका स्टाफ होता है, ठीक है, जो कस्टमर से डील कर रहा होता है। बट अगर आपका स्टाफ ही आपसे जो है खुश नहीं है, वो समझता है कि यार मैं इतना पूरे महीने काम करता हूँ, मुझे जस्ट इतनी सी सैलरी मिलती है, मैं इनके क्लाइंट को सही से नहीं सर्व करूंगा, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, कस्टमर जो है वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कंपैरेटिवली इसके अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बैंक है जो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, उसकी हर चीज का ख्याल रख रहा है, तो वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा कंसर्न होगा उसके कस्टमर से,
ठीक है, और वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से भी बात करेगा, उसको तमाम चीज़ों की डिटेल दे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, तो आई शुड सिंसियर विद द कस्टमर ऑफ दैम। ठीक है, तो इस इन दिस वे इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डेवलप क्लाइंट एंगेजमेंट। ओके, नाउ इम्प्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा बेटा, होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, सोर्स ऑफ कैपिटल के दो वेज होते हैं, और इसमें ये होता है कि एक होता है डेट और एक होता है इक्विटी। इक्विटी का तो आपका हो जाता है कि भाई हाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। और डेट जो है वो आपको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से लोन लेना होता है, किसी बैंक से ले रहे हो या कहीं से भी, ठीक है। अब जब आपने लोन लिया है तो आपको मंथली या जो भी एग्रीड टाइम पीरियड है तो उसके लिहाज से आपको उनको पे ऑफ भी करना होता है, ठीक है। तो अब आपका मोटिव ये होता है कि जो आपने लोन की अमाउंट ली है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करो कि आपको रिटर्न बहुत हाई मिले। लेट सपोज आप अगर चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट जो बैंक को पे करना है वो 10% करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको उस पर जो रिटर्न मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट में वो 15% मिले, ताकि 10% वहां पे ऑफ करने के बाद 5% रिमेन आपके पास रहे एज अ प्रॉफिट। ठीक है, तो in this way it is very important to improve return on investment level। ठीक है, the next one is improve organizational communication। बेटा कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सी अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर एक नॉर्मल पर्सन से अगर हम कोई बात करते हैं, ठीक है, लेट सपोज मैं क्रिकेटर से बात करती हूँ, ठीक है। अगर मैं क्रिकेटर से एक बात करती हूँ लेकिन मैं उससे उससे बात कर, मेरी जो कम्युनिकेशन का टॉपिक है वो है अकाउंटिंग का, ठीक है, तो क्या वो मुझे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो या तो हेसिटेट होगा या वो बोल देगा भाई मुझे इस बारे में पता ही नहीं है, मैं क्यों आगे फर्दर आपसे कम्युनिकेशन करूं। गॉट इट? तो बेटा कम्युनिकेशन उस वक्त स्ट्रांग होती है जब आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है, एजुकेट करती है, तो अल्टीमेटली वो कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग कर रही होती है। दिस प्रोसेस कैन हेल्प योर कंपनी टू डिस्कवर एम्प्लॉयज who may be lacking communication skills and assist them in remedying this situation। Got it? Now द बेटर रिक्रूटमेंट, ये तो सबसे पहले होना चाहिए था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि बेटर रिक्रूटमेंट हो। पता चला आपने पहले एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, देन आप चाह रहे हो कि उसको ट्रेन करो, लेकिन सब कुछ कर सकते हो आप, बट उसकी भी तो विलिंगनेस होनी चाहिए ना, सही है, उसके अंदर भी एबिलिटीज और इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप कब डिस्कवर करते हो? ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट लेवल, ठीक है। तो आपकी रिक्रूटमेंट जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा आपके जो ह्यूमन कैपिटल होगा वो एफिशिएंट होगा, ठीक है। अ कंपनी विद अ प्रूवन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल प्लान ऑलरेडी इन प्लेस कैन डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट टू मिलेनियम कैंडिडेट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर कंपनी कल्चर। अच्छा, ग्रेटर कंपनी कल्चर की मैं बात करूं तो जब हम अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, उनको उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, तो क्या होता है, हम वहाँ पर एक कल्चर डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। हम उनको बता रहे होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है, हम यहाँ पर आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यू हैव टू डू लाइक इन दिस वे एंड व्हाट द थिंग्स यू डू नॉट हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस टाइप का जो कल्चर होता है वो आपको बताया जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ड्यूरिंग द एजुकेशनल लेवल और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। दिस हैप्पी कल्चर इंक्रीजेस योर एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी विच इम्प्रूव्स योर बॉटम लाइन, ठीक है। ऐसा भी तो होता है ना कि आपका कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इतना अच्छा है कि यू डोंट वांट टू लीव दिस पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहते हो कि ये वाली कंपनी में छोड़ के ना जाऊं, भले ये मुझे थोड़ा कम पैसे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर अच्छा है, ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, सबऑर्डिनेट और जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है वो उनका एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको पता है कि आपकी बात सुनी जाती है, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई कल्चर होता है तो एम्प्लॉय जो होते हैं कल्चर की वजह से भी जो है रिटेन होते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रुकना पसंद करते हैं, ठीक है ना। सबकी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन पाकिस्तान, ठीक है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। और अगर मैं बात करूं आपसे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की, तो इसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते ही नहीं है, सब सैलरीड पर्सन की तरफ जाते हैं, डाइवर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा लैकिंग है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये तमाम चीज़ें हमारे इतनी बैकवर्डनेस पे, मार्केट हमारे पास है नहीं,
ठीक है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा बैक स्टेप हो रहे हैं, बट ये जो है हमारे लिए एक तरह से नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को भी पढ़ लेते हैं हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। In Pakistan, the unemployment rate is very high, and the major reason is the wastage of resources on the large scale. It helps in the decrease in the income of people. The unemployment problem in Pakistan is increasing rapidly, and due to this, many crimes are taking place. अभी की सिनारियो अगर हम ले लें तो अभी क्या हो रहा है, अभी हो ये रहा है हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, जब से कोविड आया है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। क्या हो रहा है, तमाम जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो तमाम बंद हो गई, लोगों को निकाल दिया गया या समटाइम्स स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कर दी गई, ठीक है। इससे क्या हुआ बेटा, आप लोगों ने अगर अभी नोटिस किया हो तो क्राइम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। क्यों हो गए, इसीलिए हो गए क्योंकि लोगों के पास जब जॉब्स नहीं है, सैलरीज नहीं है, तो वो किस तरह से अपने टमी को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपके क्राइम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, सही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, अभी तो चलो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड हर पूरे वर्ल्ड वाइड ये इशू आ रहा है, बट हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, भले वो कोई सा भी रिसोर्स हो, ठीक है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो हमारा ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स ही बहुत ज़्यादा वेस्टफुल है, ठीक है। हमने इनएफिशिएंट लोगों को बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में भर लिया है, उनको सैलरीज दे रहे हैं, बट आउटपुट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। देन अगर हम बात करें तो हमारे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है वी कैन नॉट गेट इट इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको एफिशिएंट मैनर में भी नहीं कंप्लीट गेट कर पा रहे, तो इट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम और बिग रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। We can see that many people, no matter what the education, are idle because they are not getting any job, not even the jobs of clerk in ordinary offices or in schools. The condition of unemployment is leading toward the depressing state, and the main reason is the poor education system which is running under the government, ठीक है। सबसे पहले मसला हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये है कि बेटा यहाँ पर जो है सोर्सेस जो है वो सबसे पहले होती है, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि कौन बंदा कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, सही है, उसको उसके अकॉर्डिंगली जॉब की दी जाए, ठीक है। होता क्या है हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखो और अगर आप एक अकाउंटेंट से पूछ लो कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकले, ठीक है। या अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वहाँ पर चले जाओ, या एक आप क्लर्क की बात ले लो, एक रिक्शा ड्राइवर की बात ले लो। समटाइम्स मैंने खुद देखा है कि यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर होता है कि वो ग्रेजुएट तक होता है, बट वो रिक्शा जो है वो चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो एजुकेशन की कोई वर्थ ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एनी एजुकेशन और एनी लेवल, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जस्ट सोर्सेज जो होती हैं वो एक रीजन बन जाता है लोगों को आगे बढ़ाने का, जिससे हमारे कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। और जो लेवल, जिस लेवल पे एम्प्लॉयमेंट रेट है, वहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो पुअर एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी, हमारी सोच, तमाम चीज़ों की वर्स्ट जो कंडीशन हुई है वो हुई इस वजह से, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है वो जो है वो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। हम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते, और इसी वजह से जो है क्या होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, और अगर जॉब्स मिलती हैं तो उनकी एक्सपर्टीज और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलती, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अब लेट्स सपोज कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, तो उसके अंदर अकाउंट्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी जिस तरह से वो काम कर रहा है, जस्ट वो एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उसके आगे कुछ सोच सके कि इसके आगे हमें और आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरह से प्रोडक्टिविटी जो लेवल होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है हमारा, जब हमारे पास जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो या फिर जो है वो मिसमैच एम्प्लॉयमेंट हो, तब भी, ठीक है। Now, there are the causes of unemployment of Pakistan. Number one is poor education system, which I explain you कि poor education पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, और जो है ऊपर से वो जो एजुकेशनल सिस्टम, इसकी वजह जो है वो यही है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए था, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, बट इन आवर कंट्री देयर इज वेरी हाई, द प्राइस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज वेरी हाई, so that's why there is the increasing in rate of poor education system. Okay, growth in population. मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जो है एक ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इस बात को कंपेयर कर लूँ चाइना से, तो
ठीक है। अगर हम चाहें, कोई भी डेवलप कंट्री चाहे तो अपनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज हो रही है उसको उतना ही हाईली एफिशिएंट बनाकर एक फोर्स तैयार कर सकता है, एक रिसोर्स बना सकता है, उसको एक ब्लेसिंग बना सकता है, ठीक है। बट इन आवर कंट्री पाकिस्तान इट इज अ कर्स दैट वी आर डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग आवर पॉपुलेशन वेट, ठीक है। द थर्ड वन इज हाई एज ऑफ रिटायरमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप देखो तो, कि हमारे रिटायरमेंट की जो एज है वो हाई है, सही है। उससे क्या होता है कि लोग अपनी सीट से हटते ही नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो उस सीट पर आ सके, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो अ बिग इशू और हर्डल। द नेक्स्ट वन इज टेररिज्म। काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर बात करूं कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा हाई है, उसकी क्या वजह है, तो उसमें टेररिज्म भी आ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बात की कि प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट्स की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे अपने पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को होना चाहिए, ठीक है। हम टोटली डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्ट पे। क्यों है हम? चाइना बहुत आगे निकल गया क्योंकि उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने अपने जो है, एक वक्त आया कि उनकी फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा पर यूनिट कम हो गई कि उन्होंने हर चीज बहुत ज्यादा सस्ते में करना शुरू कर दी। और अब हमें लगता है कि अब हम अपनी इंडस्ट्रीज को जो है वो जब बिल्डअप करेंगे और स्टैब्लिश करेंगे तो हम उतनी चीप प्राइस में जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। और वाकई नहीं बना सकते क्योंकि अभी इनिशियली हमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, लोग इस बात से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करें। और इन दिस वे अल्टीमेटली इट इफेक्ट्स ऑन द एम्प्लॉयमेंट रेट, के रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। नाउ देयर आर सम रेमेडीज टू ओवरकम इश्यूज। अब ये जो इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट के, किस तरह से हो सकते हैं? द फर्स्ट थिंग टू डू टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज द प्रॉपर प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोला जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर सकती है। बेशक कि कोई भी गवर्नमेंट चाहे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट्स लेवल और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, ये हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, रेमेडी दे रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है और ना होने का कोई चांसेस है। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान शुड बी इक्वल एंड वेल मैनेज्ड। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई करना चाहे तो, कि एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। नो मैटर कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है या फिर वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट है, ठीक है। तमाम लोगों को एक ही क्वालिटी की, एक ही क्वांटिटी से और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। वेल रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आर नीड टू बी एस्टैब्लिश्ड वेयर स्किल्स प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ जो है लैकिंग है, टेक्नोलॉजी की हमारे पास जो है एडवांसमेंट की बहुत ज़्यादा लैकिंग है। हमें नहीं पता कि क्या जो है वो डेवलप कंट्रीज में टेक्नोलॉजीज जो है वो लॉन्च हो चुकी हैं, इनोवेट हो चुकी हैं। तो देयर इज अ लैकिंग ऑफ दिस ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इट शुड बी स्टैब्लिश्ड, इसको भी स्टैब्लिश होना चाहिए। द एज ऑफ रिटायरमेंट शुड बी एटलीस्ट 55 ईयर्स। रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए? 55 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। रिमूव एनर्जी क्राइसिस सो दैट इन्वेस्टर कम्स टू पाकिस्तान, thus जॉब प्लेसमेंट विल ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है कि एनर्जी क्राइसिस वो क्राइसिस है जो कि इंडस्ट्रीज को जो है सेटअप करने में डिस्करेज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, गैस क्राइसिस इतने ज़्यादा हाई लेवल पर है कि हमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। There should be a peace across the country so foreigners will not hesitate to invest in Pakistan, ठीक है। अगर हमें किसी वॉर का जो है डर ना हो, हमारे सराउंडिंग के कंट्रीज हमारे फ्रेंड्स हों, तो हम क्या होगा, फॉरेनर्स भी हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने में कोई हेसिटेशन नहीं दिखाएंगे, वो भी इन्वेस्ट करेंगे। बट हमारे यहाँ क्या है, हमें अफगानिस्तान से भी डर है, हमें इंडिया से भी डर है कि कोई भी हमारे ऊपर जो है वो वॉर कर सकता है, वॉर अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है फॉरेनर्स भी डिस्करेज होते हैं और स्टेप बैक कर जाते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट का जब बात आती है। तो द एग्रीकल्चरल सेक्टर शुड बी डेवलप, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को अगर आपको जो है वो कम करना है तो आपको इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करनी होगी, और इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को भी डेवलप करना होगा, ठीक है। जॉब शुड बी गिवन प्योरली ऑन मेरिट्स। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी, दैट जॉब शुड बी गिवन प्योरली ऑन मेरिट्स।
अगर मेरिट्स पे जॉब दी जाएगी तो प्रोडक्टिविटी लेवल जो होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो इनहांस्ड होता चला जाएगा। लोग अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है अपनी जॉब पे बैठे होंगे जब, तो उनकी जो थिंकिंग पावर होगी वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट होगी, वो मोर प्रोडक्टिव होंगे देन राइट नाउ। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज टू बिजनेस इन पाकिस्तान, जिस तरह फॉरेनर्स जब मोटिवेट होंगे अगर पीस रहेगा तो कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज भी एग्जिस्ट करेंगी पाकिस्तान में। नाउ फैमिली प्लानिंग सेंटर शुड बी ओपन टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑल्सो। ठीक है, नाउ देयर इज द नेक्स्ट वन इज एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड इट्स इशू। तो अगर मैं एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान की बात करूं तो मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सब फेस कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को, और नाउ अडेज इट क्रिएट्स अ सिवियर सिचुएशन। सो दैट्स वाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, या बहुत कुछ कहा जा सकता है कि एनर्जी क्राइसिस क्या है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिकल इम्पॉर्टेंट कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। Pakistan is suffering from energy crisis since last 4 decades. Okay, Pakistan produces about 81% of its electricity through oil and gas, which cost us about $9.4 billion. ठीक है, सबसे बड़ा मसला हमारे पाकिस्तान का है ही ये कि पाकिस्तान में जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की मोनोपोली बन गई है और वो लोग डाइवर्ट होते हैं जस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय ऑयल और गैसेस। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि ये ऑयल और गैसेस आपको जो है आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट करवाना पड़ता है, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, अराउंड $9.4 बिलियन। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दीज कॉस्ट मेक 53% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट्स एंड आर अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट बर्डन ऑन द प्रोडक्ट विच वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, ये वन ऑफ द प्रोडक्ट है गैस और ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन कर रहा है और ये हमारे इम्पोर्ट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ओवर एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये हमारे लिए एक बर्डन बन गया है कॉस्ट का। ठीक है, आर डिमांड फॉर द थर्मल पावर इज सो लार्ज दैट वी सिंपली कैन नॉट नॉक इट डाउन एंड मैजिकली मूव टू द हाइड्रो पावर। ठीक है, हमें चाहिए कि हम या तो हाइड्रो पावर की तरफ चले जाएं। ठीक है, हमें स्विच करना चाहिए ऑयल और गैस से। जो चीज़ हमारे कंट्री में एज ए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वी शुड यूज दैट पर्टिकुलर थिंग एंड मेक और जनरेट द एनर्जी instead of using oil and gas, both of which are getting more expensive and have volatile international prices। जैसे आपको पता है कि गैस और ऑयल की कोई जो है परमानेंट कोई आपके पास प्राइस लेवल नहीं है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो एक नेचुरल रिसोर्सेज है कोल, वो अबंडेंट क्वांटिटी में है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम वो जो है यूज़ करते हुए अपनी एनर्जी क्राइसिस को जो है वो फुलफिल करें। ठीक है, बट द थर्मल कोल और थर्ड कोल इज एन एसेंशियल एसेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग पावर एट वेरी रीजनेबल एक्सपेंसेस। वी शुड आस्क द मीडिया टू मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन नीडेड। ठीक है, now Pakistan is facing many issues due to energy crisis that includes first of all is unemployment। जैसे मैंने आपको अभी अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे आपको डिस्कस किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी तो उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही ओपन नहीं होगी, और जब इंडस्ट्रीज नहीं ओपन होंगी तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, है ना। Now the second one is physiological and social behaviors of the people are also great affected today. Many people living in the area with high load shedding feel stress, lack of mental stability। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लोग जो है अपने साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं इन लोड शेडिंग की वजह से। क्यों हो गए, क्योंकि बेटा बात यह है कि आज के एरा में हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती तो लोग जो है वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, वो मेंटालिटी स्टेबिलिटी जो है उनकी नहीं रह पाती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको जो है बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, लोग जनरेटर और यूपीएस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको जब उस गर्मी में रहना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो मेंटली जो कंडीशन है लोगों की, सोशल बिहेवियर्स जो है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। Economy is not growing mainly because of energy crisis. Each and every sector demand energy to flourish. ठीक है, as you know that each and every sectors demand energy. So our economy is not growing as it must be. ठीक है, जितना इसको होना चाहिए उस तरह से इकोनॉमी तो ग्रो हो ही नहीं रही है। ठीक है, just because of the lacking of energy.
Pakistan is facing many issues due to energy crisis that include other reasons for this huge crisis is mainly due to dependence on the fuels, oil, natural gas which are imported from other country as I discussed before. Pakistan population has increased in last 20 years and demand has increased for the energy. New methods are not adopted to fulfill the demand of increasing population. Each and every sector consume electricity. बस सिर्फ और सिर्फ ऑयल और गैस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉन्सेप्ट जो है और जो मेथड है वही यूज कर रहे हैं. कोई न्यू मेथड जो है, कोई न्यू स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे, कोई अडॉप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें इस शॉर्टेज को जो है डे बाय डे इंक्रीजिंग रेट पे जो है वो फेस करना पड़ रहा है. नाउ पाकिस्तान हैज ग्रेट पोटेंशियल इन जनरेटिंग पावर फ्रॉम अदर ऑल्टरनेटिव्स. हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू हम एनर्जी पावर को बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन है सोलर एनर्जी. आपने देखा होगा आजकल सोलर पैनल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इन है लोगों के घरों में, होटल्स में. आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जो है सोलर पैनल्स जो होते हैं वो मोस्टली रूफ्स पे जो है वो सेट किए गए होते हैं. It is a safe and easy method which needs to adopt. Pakistan has abundance of sunshine throughout the year. ठीक है, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी ब्लेसिंग दी है कि सनशाइन पूरे एयर में हर दिन रहती है. ठीक है, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कैन इजीली बी टर्न टू सोलर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन. हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं जो इंक्रीज नहीं हो पा रहे, इनहेंस नहीं हो पा रहे, उनको चाहिए दे शुड मूव टुवर्ड द सोलर एनर्जी पैनल्स. ठीक है, उससे क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी. इट इज यूज्ड ऑन स्मॉल स्केल इन पाकिस्तान एट हाउस होल्ड लेवल. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होटल्स में हो जाता है, हाउस होल्ड्स में देख रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को भी चाहिए कि वो इस सोलर पैनल्स को यूज करें, सोलर एनर्जी के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें. Wind power can be used for the production of electricity. The coastline near Karachi is the best area for the wind turbines to run. This method is very cheap and cost of production is much less than other methods. No heavy machinery and infrastructure is required for the setup. Recently, some initiatives have been taken by the government to ensure 5% shares of wind power generation on the national level by the year 2030. Now, the construction of more dam, ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाए जाएं. It is also needed of the country in term of power and water availability. जब water availability होगी तो water के थ्रू भी हम जो है वो electricity को generate कर सकते हैं. Now the next one is garbage is another cheap sources of power generation. हाँ, और पाकिस्तान में तो बेइंतहा कचरा है. ठीक है, so we can Pakistan can generate 20 million ton of garbage annually. जैसे आपको बताया जा रहा है कि 20 million ton annually garbage पाकिस्तान में होता है, where Karachi is producing 9,000 ton on daily basis. ठीक है, तो there is a huge potential for generating power from this. Just a little bit attention is required. बिल्कुल little bit attention required है. Another one, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा सहूलत दी है. Alternatives हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए फॉर द प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी शुड यूज और वी शुड मूव टुवर्ड द अल्टरनेटिव. Biogas is also a cheap source of energy production in rural areas. This method could easily be adopted with little investment. Now, beta, hopefully you all the methods or concept you have clear till right now. Now, if you have any query regarding this lecture, so you can ask it from me through WhatsApp. Now, please मुझे दे इजाज़त. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सो मच.